Assalamu alaikum. We're going to discuss about a topic, amniotic fluid and its abnormalities. And this is from the 10 Teachers Obstetrics. Page number is 37. चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसके लास्ट पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। सबसे पहले हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो उसके बारे में। आपको यहाँ पे लेयर्स नज़र आ रही होंगी। बाहर जो है आपको कोरॉइन नज़र आ रही है, अंदर आपको क्या नज़र आ रही है, एमनियन। कोरॉइन और एमनियन के अंदर जो है बेबी लाई कर रहा होता है इन लेयर्स के अंदर, और इन लेयर्स के अंदर जो बेबी लाई कर रहा होता है यहाँ पे एक्चुअली एक फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये हमारी मेन चीज़ आ जाती है सबसे पहले। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है सबसे पहले शुरू में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एमनियन रिलीज़ कर रही होती है, मतलब ये वाली एमनियन। एमनियन जो है ये सबसे पहले शुरू में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज़ कर रही होती है। लेकिन टेंथ वीक पे क्या होता है कि जो स्किन होती है फीटस की, मतलब बेबी की जो स्किन है वहाँ से, स्किन से और जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है यहाँ पे 10th वीक में जो है ये फ्लूइड जो है यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। पहले एमनियन रिलीज़ करी थी, फिर 10th वीक जैसे ही आया तो स्किन और एम्ब्लाइकल कॉर्ड में से ये फ्लूइड जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया। फिर हम बात करेंगे कि 16 वीक्स पे क्या होता है कि जो स्किन होती है ना बेबी की, वो सबसे पहले क्या होती है, नॉन क्रेटिनाइज्ड होती है। तो अब क्या हो जाती है, ये 16th वीक पे जब स्किन की डेवलपमेंट होती है तो ये क्रेटिनाइज्ड हो जाती है। और आपको पता है कि जो क्रेटिनाइज्ड चीज़ें होती हैं उसके अंदर से वाटर जो है वो पास नहीं कर सकता, तो इम्पर्मिएबल टू वाटर हो जाती है। तो फिर ऑब्वियसली जब स्किन जो है उसने एमनियोटिक फ्लूइड बनाना छोड़ दिया है, तो अब क्या होगा, अब कौन एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा? तो यहाँ से या तो लंग्स में से फ्लूइड बाहर आ रहा होगा, वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, या किडनी प्रोड्यूस कर रही होगी। तो शुरू में क्या था, एमनियन थी, फिर जैसे ही 10th वीक आया तो स्किन और एम्ब्लाइकल कॉर्ड में से रिलीज़ होना शुरू हो गया। 16th वीक पे स्किन जो है वो इम्पर्मिएबल होगी वाटर से बिकॉज ऑफ द क्रेटिनाइजेशन। तो क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से बनना शुरू हो गया, लंग्स एंड स्किन से। तो अब लंग्स और स्किन जब फ्लूइड बना रहे होंगे तो उसको ड्रेन करने की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना, कि फ्लूइड बनता जाए, उसको ड्रेन करने वाला कोई हो ही ना। तो ड्रेनेज कैसे होती है कि जो फीटस होता है वो स्वेलो कर लेता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है उसको पी लेता है, और फिर दोबारा से वो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है लंग्स में से, किडनीज़ में से, और इस तरह से इसकी रेगुलेशन होती रहती है। शुरू में क्या था, एमनियन थी, वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था। 10th वीक पे क्या हुआ, 16th वीक पे क्या हुआ, ये हमने बता लिया। अब किडनीज़ जो हैं ये 8th वीक से बना रही होती हैं फ्लूइड। ये नहीं है कि इन्होंने 16th वीक से बनाना होता है, किडनीज़ 8th वीक से बना रही होती हैं। लेकिन तब जो है 8th वीक पे जो है स्किन और जो है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड वो भी बना रही होती है। लेकिन जब स्किन और अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं तो फिर किडनीज़ अपना ओवरटेक कर लेती हैं। अदरवाइज़ किडनीज़ जो है वो 8 वीक से ही बना रही होती हैं। इन्होंने फिर लिखा हुआ है कि 10th वीक पे जो फ्लूइड होता है वो 30 ml होता है, फिर 20th वीक पे 300 ml हो जाता है। मतलब कि आप इस तरह से इसको याद कर लें कि सबसे पहले 10 वीक्स थे, तो उस पर फिर 20 वीक्स हैं, फिर 30 वीक्स हैं, फिर 38 वीक्स हैं, फिर 40 वीक्स हैं, और फिर 42 वीक्स हैं। तो 10th वीक पे जो है 30 ml रिलीज़ हो रहा होता है फ्लूइड, 30 ml फ्लूइड होता है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड। 20th वीक पे जो है 300 हो जाता है, मतलब 30 से 300 हो गया। फिर 30th वीक पे क्या होगा, 600 हो जाएगा, फिर 600 से जो है ये 1000 हो जाएगा 38 वीक्स पे। फिर 40 वीक्स पे ये 800 जो है हो जाएगा, और फिर 42 वीक्स पे ये 350 ml रह जाएगा। मतलब शुरू 30 ml से हुआ और एंड 350 ml पे हुआ, और दरमियान में जो बेस्ट फ्लूइड था सबसे ज़्यादा वो 1000 ml 38 वीक्स पे नियर टर्म था। तो मतलब आपको समझ आ रही है कि शुरू में जो फ्लूइड था वो ज़्यादा कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुआ, पीक आई, और फिर ऐसे डिक्रीज़ हुआ। मतलब शुरू में फ्लूइड ज़्यादा कम है, एंड पे फ्लूइड कम है, लेकिन दरमियान में जो है फ्लूइड ज़्यादा है।
सो ये हमारा जो है ना एक्चुअली होता है कि किस तरह से फ्लूइड जो है वो क्या, तो 30, 300, 600, 1000, 300, 600, 1000 ml, फिर 800 ml और फिर 350 ml। सो ये हो गई हमारी कि कितना फ्लूइड होता है। अच्छा, उसके बाद आता है कि अब क्या फंक्शंस होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। एमनियोटिक फ्लूइड अंदर पड़ा हुआ है, किसी भी फ्लूइड का ये काम होता है ना कि फ्रिक्शन को अवॉइड करता है और कुशन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है फीटस को। सो ये इसका सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया कि कुशन है अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज़, ताकि बेबी को कोई हार्म ना हो। इसके अलावा क्या है कि बेबी इजीली मूव कर सके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो बेबी मूव नहीं कर पाएगा। बेबी की मूवमेंट्स जो हैं वो किससे होंगी, उसके लिम्स के थ्रू। तो अगर बेबी जो है वो लिम्स मूव नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो इट विल लीड टू लिम्ब कंट्रैक्चर। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड चीज़ इसका क्या काम होता है कि ये होता है एंटी बैक्टीरियल, मतलब कि बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। देन ये हमारा जो है लंग की डेवलपमेंट करता है। जब लंग जो है वो मतलब उसको जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो लंग्स की अच्छी डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज़ अगर नहीं होगा एमनियोटिक फ्लूइड तो लंग हाइपोप्लेसिया हो जाएगा। देन ऑब्वियसली नाउ दैट के प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा तो बेबी की अच्छी पोजीशन प्रेजेंटेशन नहीं होगी, फ्लूइड हर तरफ से दिख के दे रहा होगा बेबी को और बेबी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी डिपेंड्स अपॉन द एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट, रेगुलर अमाउंट जो है एक अच्छी अमाउंट। देन आता है कॉर्ड कंप्रेशन एंड प्रोलैप्स, मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड हमने पढ़ी थी ना, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स और कॉर्ड कंप्रेशन, ये इससे प्रिवेंट कर रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और इसके अलावा ये है कि ये हमारे फीटस और एमनियन के दरमियान में एडहेजन्स नहीं होने देता। जैसे ये ऊपर हमने देखा एमनियन थी, क्रोनियन थी और फिर फीटस था, तो फीटस और एमनियन के दरमियान में कोई फ्लूइड होगा तो ही जो है ना वो एडहेजन मतलब एक दूसरे के जुड़ेंगे नहीं, अदरवाइज़ अगर फ्लूइड ही नहीं है तो बेबी तो जाके एमनियन के साथ चिपक जाएगा। तो ये हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और ये आपका यूक्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा होता है, कितने की वीक्स पे कितना कितना होता है, फिर हमने इसके यूजेस देखे हैं, सॉरी फंक्शंस देखे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के बाद जो है ना आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 6 पे, एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। वहाँ पे आपको चैप्टर पेज नंबर 89 पे मिल जाएगा ओलिगोहाइड्रोमनियोज एंड पॉलीहाइड्रोमनियोज। इसकी बात करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे पहले जब आपको बेसिक्स पता होंगी फिर ही आप इसको रीड कर सकते हो। तो वो ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ओलिगोहाइड्रोमनियोज की जो है ना डेफिनेशन कर लेते हैं हम। से ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्या होता है कि डिक्रीज़ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन ऑन अल्ट्रासाउंड। मतलब हम किसी का पेट देख के नहीं बता सकते कि इसको ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। मतलब ठीक है हम एग्जामिनेशन हिस्ट्री लेते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है, तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो डिक्रीज़ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन ऑन अल्ट्रासाउंड हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमनियोज है कि सबसे पहले एमनियोटिक एक होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और दूसरी होती है मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। इनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे देखें मैक्सिमम डीपेस्ट पॉकेट देखनी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की और दूसरा हमने एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है। ये हमें जो है 4 क्वाड्रेंट्स बने होते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर और उसके ऊपर हम देख रहे होते हैं। इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है अगर वो 5th परसेंटाइल ऑफ जेस्टेशनल एज से कम हो, या हम ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर से कम हो, और दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो। तो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और दूसरी डीपेस्ट वर्टिकल पूल या मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। तो AFI जो है वो लेस दैन 5 सेंटीमीटर और जो डीपेस्ट वर्टिकल पूल है या मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट है वो अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये है ओलिगोहाइड्रोमनियोज।
तो नॉर्मल AFI अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात करें तो सम ऑफ 4 सिंगल पॉकेट फ्रॉम ईच क्वाड्रेंट, मतलब ये होता है, इसकी डिटेल में नहीं कर जाना। नॉर्मल AFI जो है वो 5 to 24 सेंटीमीटर होता है। अभी हमने बात की AFI लेस दैन 5 सेंटीमीटर होगा तो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़ा हमनियोज़ होगा, और अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है या 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो दैट विल बी पॉलीहाइड्रोअम्नियोज़। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की ओलिगो में और पोली में। ओलिगो में हमने दो चीज़ें देखनी है, दोनों के अंदर AFI और डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, ठीक है। तो AFI अगर लेस दैन 5 सेंटीमीटर है तो दैट इज़ ओलिगो, अगर ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर हो तो दैट इज़ पोली, ठीक है। ये आपने इस तरह से याद रखना है। और MVP मतलब मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट जो है, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, वो अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो दैट इज़ ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़, और अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो दैट इज़ पॉलीहाइड्रोअम्नियोज़। तो 5, 25, 2 और 8 ये याद रखना है इस तरह से। सो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़ क्या होता है उसकी समझ आ गई फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़। तो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़ की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब कि मतलब शुरू में एमनियॉन बना रही थी, फिर स्किन और अम्बिलिकल कॉर्ड, और मेन जो हमारी हैं वो लंग्स एंड किडनीज़ हैं। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि किडनीज़ के अंदर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किडनीज़ ने बनाना है ना अमनियोटिक फ्लूइड, तो किडनीज़ नहीं होंगी तो अब ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़ ही होगा। किडनीज़ में कोई भी प्रॉब्लम लाइक रीनल एजेनेसिस है, तो रीनल एजेनेसिस का कैसे पता चलेगा, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वहाँ पे हमें रीनल किडनी मिलेगी नहीं, कि उसके अंदर ना किडनी होगी ना ब्लैडर होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी आ जाती है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ये भी हमें अल्ट्रासाउंड पे मिल जाएंगी सिस्ट की फॉर्म में। फिर हम देखें अगर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली फिर भी यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। और फिर इसके अलावा क्या है कि मल्टीपल ये जो एनसेड्स लेती हैं फ़ीमेल्स, तो एनसेड जो है ये भी जो ले रही होती है ना, इनके अंदर भी क्या होता है कि जो है एनसेड्स लेने की वजह से जो है ना किडनीज़ जो हैं हमारी वो होती हैं इफ़ेक्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो ऑब्वियसली 2 बेबीज़ हैं तो अब ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़ होगा। फिर IUGR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, और पी प्रॉम लेबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जल्दी हो जाएंगी तो एमनियोटिक फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉजेज़ आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में और भी कॉजेज़ लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि रीनल एजेनेसिस है, मल्टीसिस्टिक किडनीज़ हैं, UTIs हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, और इसके अलावा जो है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्लेसेंटल इनसफिशेंसी। और लिटल प्रोडक्शन कब होगी, जब एनसेड्स ले रही होगी मदर पोस्ट डेट्स प्रेगनेंसी। पोस्ट डेट्स में वैसे ही आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है या लीकेज हो रही है। लीकेज किस तरह से हो रही है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो 3 तरह से कॉजेज़ आ जाते हैं, या तो प्रोडक्शन कम हो रही है या जो है दूसरा क्या है, लीकेज हो रही है। तो अब हिस्ट्री सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो हिस्ट्री में हम क्या क्या पूछेंगे, फ़ीमेल की एज नोट करेंगे, देन हम उसकी LMP जो है वो लेंगे, क्योंकि LMP के ऊपर ही डिपेंड करता है ना फ्लूइड का लेवल। मतलब इससे हम जो है LMP से कैलकुलेट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और जेस्टेशन एज का हमें पता चलता है ना। तो LMP पूछेंगे, फिर हम अनीमिया की हिस्ट्री लेंगे, और फिर हम पूछेंगे कि आपने कोई एनसेड्स यूज़ तो नहीं किए, और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस का पूछेंगे, वैसे डायबिटीज़ की वजह से पॉलीहाइड्रोअम्नियोज़ होता है। दैन फैमिली में रीनल हिस्ट्री पूछेंगे कि फैमिली में किसी को किडनी का मसला तो नहीं है, गुर्दों का मसला, क्योंकि उससे फिर हमें इसकी तरफ लीड करेंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री हो गई। फिर हमने करनी होती है एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन में हम क्या करते हैं, यूट्रस का साइज़ नोट करते हैं, दैन हम जेस्टेशनल एज जो है मतलब वो सिम्फिजियो फंडल हाइट वो लेते हैं, और डिफरेंस लेते हैं सिम्फिजियो फंडल हाइट और एक्चुअल जेस्टेशन का। तो ऑब्वियसली ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज़ में सिम्फिजियो फंडल हाइट जो है वो कम मिलेगी हमें एज़ कम्पेयर टू जेस्टेशन। और फिर बेबी जो है वो हाइपरफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइपरफ्लेक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको जगह मतलब इतनी वो फ्लूइड इतना कम हो गया ना कि वो कहेगा कि मैं जो है ना हाइपरफ्लेक्शन स्टेट में चला जाता हूँ, तो हाइपरफ्लेक्स्ड हो जाएगा। देन मैल प्रेजेंटेशन होगी, ऑब्वियसली कभी भी फ्लूइड का प्रॉब्लम होगा तो बेबी जो है अपनी प्रेजेंटेशन चेंज कर लेगा। देन फीटल पार्ट्स डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, ठीक है। तो ये हमारी जो है होंगी कि हमें जो है वो एग्ज़ामिनेशन में क्या मिलेगा।
और इसके अलावा इस तरह से जो है हम देखेंगे। ठीक हो गया, मतलब कि इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, यही हमारी जो है एग्ज़ामिनेशन होती है। फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो हम करवाएंगे इसमें बेसलाइंस, जिसमें वी हैव द CBC, वी हैव द रीनल फंक्शन टेस्ट्स, वी हैव द कैरियोटाइपिंग। क्योंकि बहुत सी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं उनमें ओलिगोहाइड्रोमनियोज होने के चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो फ्लूइड के साथ बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहा। देन RFTs हैं और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू रूल आउट द डायबिटीज़। देन अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्या करेंगे, पहले भी हमने कहा रीनल एजेनेसिस देखेंगे, एम्प्टी ब्लैडर मिलेगा, नो रीनल टिश्यू मिलेगा अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में हमने अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट किडनी मिल जाएगी। और पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल जो है वो हमें मिल जाएगा, जिसमें अगर वो मिलता है तो इसमें हमें ब्लैडर डिस्टेंडेड मिलेगा, यूरेटर्स और पेल्विस जो है वो डिस्टेंडेड मिलेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ हमें पता चल सकती हैं। तो ये सारी होगी हमारी इन्वेस्टिगेशंस। CBC है, RFTs, कैरियोटाइपिंग, GTT है, अल्ट्रासाउंड है। ठीक हो गया, तो ये इन्वेस्टिगेशंस आ गई। फिर हम करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो फिर उसकी जो लिम्स की डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम होता है। लिम्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, वो हम नीचे देखते हैं। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम में क्या होता है कि एमनियन जो होती है वहाँ से कोई भी एक पीस उतर के ना आके तो बेबी की जो कोई भी लिम्ब होती है उसके गिरना एक धागा सा लिपट जाता है, जिसकी वजह से फीटल की वो लिम्ब की इम्पुटेशन हो जाती है। ये देखें, एमनियोटिक फ्लूइड कैन कंस्ट्रिक्ट फिंगर्स, लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो वो बेबी के जो हाथ होते हैं ना उनकी उंगलियां उतर उतर के गिर जाती हैं। एमनियोटिक जो एमनियन होती है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उतर के ना, क्योंकि फ्लूइड नहीं है ना, तो फ्लूइड की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन जो होगी उसके पीसीज उतर उतर के फीटस को आके पकड़ लेंगे और उसकी चीज़ें उतार देंगे, ये समझ लें। तो ये देखें उसके पाँव का क्या हाल हुआ हुआ है, ये देखें ये असल वाला है, इस तरह का होता है एमनियोटिक बैंड। दूसरा क्या है कि पल्मनरी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड जो है वो मतलब अंदर ही फंसा हुआ है सारा, बाहर नहीं आ रहा। फीटल हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि लाइकर डिक्रीज़ होने की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन होगी। और हमने कहा था कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन को प्रिवेंट कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि एमनियोटिक अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन होगी, फीटल हाइपोक्सिया होगा। फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा तो मेकोनियम पास करेगा और मेकोनियम को इनहेल कर लेगा, जिसकी वजह से लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और फिर लंग्स जब नहीं होंगे तो बच्चा मर जाएगा। तो ये सारी कहानी होती है बच्चे के मरने की इन द ओलिगोहाइड्रोमनियोज, ठीक है। तो फिर आता है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। इसके अलावा प्रेशर इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हिप डिसलोकेट हो जाती है, टेलेपस इक्विनोवायरस होता है, पॉटर सिंड्रोम होता है और लिम्ब कंट्रैक्शंस होते हैं और स्कोलियोसिस होती है, ठीक है। ये हमारी है दिस इज़ एक्चुअली द टेलेपस इक्विनोवायरस, ठीक है, विच इज़ द क्लब फुट बन जाता है ओलिगोहाइड्रोमनियोज में। इसके अलावा पॉटर सिंड्रोम, पॉटर में क्या होता है कि P फॉर पल्मनरी हाइपोप्लेजिया, वैसे इसमें हाइपोप्लेजिया होता है। ओलिगोहाइड्रोमनियोज है, ट्विंकली स्किन है, ट्विस्टेड फेस है विच इज़ पॉटर फेस होता है, एक्सट्रीमिटीज़ डिफेक्ट्स होते हैं, रीनल एजेनेसिस, ये एक्चुअली किडनी का एक पॉटर सिंड्रोम होता है इसके साथ एसोसिएटेड। तो इसको याद करने की ज़रूरत है, जस्ट यू शुड नाउ कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस जो कि मैंने आपको बताई हैं कि जो है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम है, देन द पल्मनरी हाइपरप्लेजिया है, फीटल हाइपोक्सिया है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी है, प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, हिप डिसलोकेट, टेलेपस इक्विनोवायरस, पॉटर सिंड्रोम, लिम्ब कंट्रैक्शन एंड स्कोलियोसिस। लिम्ब कंट्रैक्चर्स होंगे और स्कोलियोसिस हो जाएगा कि जो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है बेबी की वो भी सही नहीं बनेगी। ठीक हो गया। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर तो टर्म पे है बेबी और ओलिगोहाइड्रोमनियोज का है तो आप उसको क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अगर मेलफॉर्म्ड है, अगर IUD इंट्रायूट्राइन डेथ है या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है तो आप डिलीवर करेंगे। ऑब्वियसली बेबी ख़राब हो गया है, यहाँ पे वो टर्म पे आ गया। फिर दूसरा ये है कि प्री टर्म है तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश होती है हर जगह पे प्री टर्म में कि हम प्रोलॉन्ग करें प्रेगनेंसी को, ठीक है, और इंक्रीज़ करें एमनियोटिक फ्लूइड को। तो एमनियोटिक फ्लूइड को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम बाहर से एमनियोटिक फ्लूइड मतलब उसके अंदर फ्लूइड भर दें। तो फ्लूइड कैसे भर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज़ है, मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, ज़्यादातर यही होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज़ के, किडनी जो है उसमें से फ्लूइड नहीं आ रहा होता ना, तो हम क्या करते हैं इस तरह से एक शंट सा बना देते हैं, इसको कहते हैं एंटीनेटल वेज़ाइको एमनियोटिक शंटिंग,
ठीक है। वेजाइको एमनियोटिक मतलब ब्लैडर और एमनियोटिक फ्लूइड के दरमियान में एक शंट सा बना देंगे जिससे फ्लूइड जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। दिस इज़ इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज। तो फ्लूइड ज़्यादा हो गया। दूसरा क्या है कि हम एमनियो ट्रांसफ्यूजन्स करें। ठीक है, बाहर से हम, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बाहर से हम जो है वो इंट्रा एमनियोटिक जो है इस तरह जा रहा है फ्लूइड। ठीक है, दिस इज़ द ट्रांस एब्डोमेन के थ्रू सीरियल अमाइनो ट्रांसफरेशंस। और ये कब करते हैं? 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद हम हर हफ्ते लगाते हैं ये। ठीक है, इस तरह से। फिर हम जो है वो प्री मैच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द सर्वाइकल ओक्लूजन विद द फाइब्रिन जेल। ठीक हो गया, ताकि प्री टर्म को टर्म तक लेके जा सके। फिर ट्रांस सर्वाइकल नॉर्मल सेलाइन इन्फ्लुएंस। तो अब एक तो हमने ट्रांस एब्डोमिनल इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, दूसरा हम ट्रांस सर्वाइकल नीचे से दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल सेलाइन की इन्फ्लुएंस इस तरह से नीचे से हम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं और बहुत ही आसान है। देखें कि हमने जो है वो प्रोलॉन्ग करना है किसी ना किसी तरह, तो हमने एक जेल लगा देनी है, या ट्रांस सर्वाइकल सेलाइन दे देनी है, या ट्रांस एब्डोमिनल ट्रांसफ्यूजन दे देनी है, और इसके अलावा जो है ये वेजाइको एमनियोटिक शंटिंग कर देनी है। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द, इसके अलावा मैटरनल आईवी फ्लूइड्स होते हैं, ये भी फ्लूइड्स बढ़ाएंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिगोएंड्रोमनोज। नेक्स्ट है हम जो है वो पोलियोड्रोमनोज को जल्दी से देख लेते हैं और सायूक्यूज देख लेते हैं।